हम्म क्या हाल है बच्चा सब सब कुछ ठीक ठाक। चलो तो आज हम लोगों का अगला टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात आती है बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि हम लोगों को जो होता है रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट साइड भी क्या करना है, हमको उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स और प्रोडक्ट को रखना है। क्यों ऐसा क्यों करना है, तो देखो आप जब क्लास 9th में रहे होगे तो उस टाइम में आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में कि मास जो होता है वो कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती है और मास कभी भी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती है। तो मान लो कि रिएक्टेंट के साइड में आपने 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिए, तो प्रोडक्ट के साइड में क्या वो 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। 3 वो हाइड्रोजन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसका मतलब कि मास कभी भी मास हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है। मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती या फिर मास कभी बढ़ भी नहीं सकता। जैसे मैं कहता हूं कि आपने क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिया, तो क्या जब प्रोडक्ट बनेगा है ना, जब कोई प्रोडक्ट बनेगा तो वहां पे अगर 2 को हाइड्रोजन इस साइड में रिएक्टेंट के साइड में है, तो क्या प्रोडक्ट के साइड जाने के बाद वहां पे 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 हाइड्रोजन हो जाएंगे? नहीं, हाइड्रोजन की संख्या रिएक्टेंट के साइड में जितनी होंगी, प्रोडक्ट के साइड भी हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, वो उतनी ही होगी। तो चलिए इसको हम और अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहता हूं कि जब मैग्नीशियम को क्या किया आपने, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने उसको हीट अप किया, यानी कि जलाया उसको, तो क्या बन गई, मैग्नीशियम की ऑक्साइड बन गई। रिएक्टेंट के साइड आपके पास मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है। प्रोडक्ट के साइड मैग्नीशियम कितने हैं, वो भी 1 है। रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन कितने आपके, 2 हैं। प्रोडक्ट के साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो प्रोडक्ट के साइड में आपके पास ऑक्सीजन 1 है लेकिन रिएक्टेंट के साइड 2 है, तो इस साइड भी तो 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो उस 2 ऑक्सीजन को बनाने के लिए क्या मैं 2 को यहां पे लगा दूं, नहीं। कभी भी हम लोग बैलेंसिंग करते हैं तो हमको कोई भी नंबर को लगाने के लिए, किसी भी नंबर को लगा के उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के लास्ट में या फिर एलिमेंट के लास्ट में हम लोग नंबर को नहीं लिखते हैं। उस नंबर को लिखने के लिए मुझे एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल्स के आगे में लिखना पड़ता है। तो यहां पे मैंने 2 लगा दिया आपको। तो क्या ये 2 ऑक्सीजन हो गए, और यहां पे जो भी नंबर हम लोग लिखते हैं वो नंबर जो होता है वो इससे भी मल्टीप्लाइड होती है और साथ ही साथ वो नंबर क्या होता है, वो इससे भी मल्टीप्लाइड होती है। तो ये 2 मैग्नीशियम से भी मल्टीप्लाइड होगा और ये 2 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब मैग्नीशियम भी अब कितने हो गए, 2 हो गए, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए, अब 2 हो गए। लेकिन रिएक्टेंट के साइड आप देखिएगा तो मैग्नीशियम तो 1 ही है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे मैग्नीशियम को भी क्या बनाना पड़ेगा, यहां पे 2 बनाना पड़ेगा। तो अब आप देखो कि रिएक्टेंट के साइड मैग्नीशियम 2, प्रोडक्ट के साइड मैग्नीशियम 2, रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन 2 और प्रोडक्ट के साथ ऑक्सीजन कितने, 2 × 1। देखो यहां पे जो नंबर होता है और यहां पे जो नंबर होता है आपस में क्या होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं। और बैलेंस करने के लिए मुझे कोई भी नंबर को क्या करना पड़ता है, मैं एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल के लास्ट में नहीं लिख सकता, मैं उसको मुझे पहले लिखना पड़ता है। तो क्या ये बैलेंस हो गए, बिल्कुल बैलेंस हो गए। रिएक्टेंट के साथ जितने नंबर ऑफ एटम है उससे उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के साइड में भी है। उसी प्रकार से वाटर पे आ जाइए आप। यहाँ पे चलिए मैं कुछ केमिकल इक्वेशन और बैलेंस करके बता रहा हूं आपको कि कैसे बैलेंस करते हैं। देखो यहां पहले मैं सिंपल है, यहां पहले मैं सिंपल तरीका बता दे रहा हूं। पहले एक ठो जैसे यहां ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं, रिएक्टेंट के साथ 2 हैं। प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन कितने हैं, वो भी 2 हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड कितने हैं, 2 हैं। तो ऑक्सीजन इस साइड भी कितने होने चाहिए, प्रोडक्ट के साइड, वो भी 2 होने चाहिए, लेकिन 2 तो है नहीं। तो मैं 2 यहां पे तो मेंशन नहीं कर सकता, तो मुझे उस 2 को मुझे यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। तो 2 1 जा कितना हो गया, 2, क्योंकि ऑक्सीजन 1 है ना, ये 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 1 जा कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन यहां पे तो हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 2 2 जा 4। तो क्या हाइड्रोजन इस साइड 4 है, नहीं। तो इसका मतलब कि मुझे यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, इसको 4 बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे कौन सा नंबर ले लूं ताकि ये हाइड्रोजन कितना हो जाए, 4 हो जाए इससे मल्टीप्लाई होकर के। तो आप बोलिएगा सर 2 ले लीजिए यहाँ पे। तो 2 2 जा कितना हो गया, 4। तो क्या आप देखिए बैलेंस हो गया, ये 4 हाइड्रोजन इस साइड, 2 ऑक्सीजन इस साइड, 4 हाइड्रोजन इस साइड, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना है, 2 1 जा 2 है ऑक्सीजन इस साइड। ये बैलेंस हो गया, यस। लेकिन अब कुछ जो इससे अलग सवाल सब हैं उसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस का एक रूल होता है कि सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना होता है, सेकेंड आपको नॉन मेटल को बैलेंस करता है, नॉन मेटल को बैलेंस करना होता है। जैसे कि नॉन मेटल में क्या क्या हो गया, सल्फर है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है और भी वगैरह वगैरह। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है आपको। उसके बाद लास्टली किसको बैलेंस करना होता है, हाइड्रोजन को। ये एक सीरीज में चलती है ये, है ना। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले मुझे किसको बैलेंस करना है, मेटल को। तो मेटल यहाँ पे कौन है आपका, फेरम आपका क्या है, मेटल है। इस साइड में फेरम कितने सारे हैं, तो 1 है। इस साइड में फेरम कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब कि इस साइड में भी, रिएक्टेंट के साइड में भी आपका फेरम 2 होना चाहिए। 2 को आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। 2 फेरम यहाँ पे भी हो गया, 2 फेरम यहाँ पे भी हो गया। अगला मुझे किसको चेक करना है, नॉन मेटल को। तो नॉन मेटल देखिए यहाँ पे कौन सा है,
इन सब में से कोई है, तो इन सब में से तो यहाँ पे कोई नहीं है। तो फिर अगला मुझे किसको चेक करना है, ऑक्सीजन को चेक करना है। देखो ऑक्सीजन को चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं, 3 है, लेकिन इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ही है। तो मैं 1 में मैं कितना मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये 3 बन जाए, तो अब सर 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया मैंने 3 मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। जैसे आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड, तो आप ऊपर आकर के देखिए कि क्या आपने इन दोनों को अनबैलेंस तो नहीं कर दिया। तो देखते हैं, मेटल अभी भी कितने हैं, 2 हैं, और मेटल इस साइड भी अभी भी कितने हैं, 2 ही हैं। अब जब हमने इसको अनबैलेंस नहीं किया, तो फिर हम अगले स्टेप में जाएंगे। मेटल का भी काम हो गया, ऑक्सीजन का भी काम हो गया। अब हाइड्रोजन की तरफ आते हैं। हाइड्रोजन, यहां ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट के साथ कितने सारे हाइड्रोजन है, 3 दूना 6 हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट के साइड भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, आपके 6 होने चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पे 6 है, नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, कितना मैं किससे 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि ये 6 हो जाए, तो अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हाइड्रोजन अब 6 हो गए यहाँ पे, बिल्कुल। क्या यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। मैंने यहाँ पे ये एरो का साइन क्यों दिया है, जब कभी कोई भी रिएक्शन होती है, जब वहां से क्या होते हैं, गैसेस निकलना स्टार्ट होते हैं, तो उस गैसेस को इंडिकेट करने के लिए हम लोग इस एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहां ध्यान दो, क्या ये बैलेंस हो चुकी है, बिल्कुल। कितने फेरम, 2 फेरम, 2 फेरम। कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन, 3 1 जा 3 ऑक्सीजन, और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे भी बैलेंस है। अगले स्टेप में आइए, इसको बैलेंस करना है मुझे। तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर से वही तरीका है आपका। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, आपको मेटल को बैलेंस करना है। तो मेटल में भी किसको किसको, देखो यहाँ पे फेरम यहाँ पे कितना सारा है, 2 है, लेकिन यहाँ पे फेरम कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब कि ये भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो मैंने पहले भी कहा था, आप 2 कभी भी यहाँ पे नहीं लगा सकते, या फिर कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं लगा सकते, आपको हमेशा उस एलिमेंट के आगे या फिर। तो ये फेरम बैलेंस। अल्युमिनियम इस साइड कितने हैं, 1 है, लेकिन इस साइड अल्युमिनियम कितने हैं, वो 2 है। इसका मतलब कि मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला आइए फिर आप नॉन मेटल पे। तो यहाँ पे तो इन सब में से तो कोई नॉन मेटल यहाँ पे दिखाई पड़ नहीं रही है, तो उसका फिर किस पे आइएगा, आप ऑक्सीजन पे आइएगा। ऑक्सीजन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने सारे हैं, 3 हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, वो भी 3 हैं। तो क्या देखिए, क्या हमारा सब कुछ बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन तो है नहीं इसके अंदर में, तो क्या सब कुछ हमारा बैलेंस हो चुका है, यस बिल्कुल सब कुछ बैलेंस हो चुका है। फेरम 2, यहाँ पे भी फेरम 2, अल्युमिनियम 2, यहाँ पे भी अल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 3, बैलेंस हो चुकी है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपके पास, यहाँ पे कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इसको मुझे बैलेंस करना है। कॉपर पर सबसे पहले मैं किसको बैलेंस करूंगा, मेटल को। मेटल कितने हैं यहाँ पे, 1 है, इस साइड भी कितने हैं, मेटल ऑलरेडी बैलेंस है ये। उसके बाद मैं किसको चेक करूंगा, नॉन मेटल को। यहाँ पे नॉन मेटल कौन है आपका, नाइट्रोजन तो है। नाइट्रोजन इस साइड कितने हैं, 2 है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन कितने, 1 ही है ना। तो कितने बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, 2। तो आप यहाँ पे 2 को मेंशन कर दीजिए आप यहाँ पे। जैसे आपने मेटल को नॉन मेटल को बैलेंस किया, तो आप ये चेक कीजिएगा आपने मेटल को अनबैलेंस तो नहीं कर दिया। देखो अभी भी आपने मेटल को आपने अनबैलेंस नहीं किया है। अब अगला स्टेप, ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 1 है, और इस साइड भी ऑक्सीजन कितने हैं आपके, वो 1 ही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला मुझे किसको बैलेंस करना है, आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करिएगा, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने सारे हैं, 3 दूना 6 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या 6 है, नहीं। तो जैसे यहाँ पे 6 अगर नहीं है, तो मुझे इसको 6 तो बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं कैसे 6 बना सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँगा, बोलिए सर 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गया, लेकिन जैसे आपने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, आप चेक कीजिए कि आपने ऑक्सीजन को नॉन मेटल को या फिर मेटल को अनबैलेंस तो नहीं कर दिया। तो मेटल अभी भी कितने हैं, वो 1 ही है। आपके नाइट्रोजन कितने हैं, वो अभी भी 2 ही है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल हमारा अनबैलेंस नहीं हुआ है हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में। लेकिन हमारा ऑक्सीजन जो है वो अनबैलेंस हो गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने सारे हैं, यहाँ पे तो 3 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे आपका नहीं है। तो अगर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन नहीं है, तो मुझे यहाँ पे 3 ऑक्सीजन तो बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 3 से आप क्या कर दें, आप मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ये 3 ऑक्सीजन बना, तो हमारा कॉपर क्या हो गया, अनबैलेंस। कॉपर अब यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पे मुझे कॉपर कितना बनाना पड़ेगा, 3। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 बना दिया, 3 लिख दिया आपने यहाँ पे। तो अब देखो क्या बैलेंस है सारा, 3 कॉपर 3 कॉपर, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। कितने नाइट्रोजन यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, 3 दूना 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी देखो 3 दूना 6 हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है आपको। तो आप जब अगले वाले को बैलेंस करते हो, तो जब बैलेंस कर दिया इसको, तो फिर ऊपर जाके चेक करो कि आपने इसको बैलेंस करने के चक्कर में इसको तो अनबैलेंस तो नहीं कर दिया, या फिर इसको बैलेंस करने के चक्कर में आपने इसको अनबैलेंस तो नहीं कर दिया। अगले स्टेप पे आइए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा था आपको कि सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे मेटल कितने सारे हैं आपके, लेड 3 है, तो यहाँ पे भी कितने होने चाहिए, 3 ही लेड होने चाहिए। तो आप यहाँ पे 3 को मेंशन कर दीजिए। उसके बाद मुझे चेक करना होता है नॉन मेटल को, है ना। यहाँ पे आप एक फॉस्फोरस भी लगा दीजिए, और भी बहुत सारे नॉन मेटल होते हैं।
तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन कितने सारे हैं, क्लोरीन यहाँ पे कितने सारे हैं, तो आप बोलिए 1 है सर क्लोरीन, लेकिन इस साइड पे क्लोरीन कितने सारे हो गए, 2 और 3, या 3 दूना कितना हो गया 6, 3 दूना 6, और यहाँ पे 2, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो इसका मतलब कि क्लोरीन यहाँ पे भी कितने होने चाहिए 8, तो मैं 8 कहाँ पे लगा दूंगा यहाँ पे, यानी कि 8 1 जा 8 हो गया। अच्छा, जैसे हमने क्लोरीन को बैलेंस किया तो आपको ऊपर आके चेक करना है कि आपने मेटल को अनबैलेंस तो नहीं कर दिया। तो देखिए यहाँ पे लेड अभी भी कितने हैं 3 है, और लेड अभी भी कितने हैं वो 3 ही है। उसके बाद चेक कीजिए आप ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने सारे हैं 4 हैं, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने होने चाहिए वो प्रोडक्ट के साइड 4 होने चाहिए, लेकिन 4 तो नहीं है यहाँ पे तो 1 है, तो मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये 4 बन जाए, तो बोले सर 1 को आप 4 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 4 1 जा 4। चलिए, जैसे आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, आप फिर से ऊपर जाके चेक कीजिए कि नॉन मेटल और मेटल को आपने अनबैलेंस तो नहीं कर दिया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में। देखो तो अभी भी लेड कितने हैं 3 है, और अभी भी यहाँ पे लेड कितने हैं वो 3 है। अभी भी क्लोरीन यहाँ पे आपका कितना है 8 ही है, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 3 दूना 6 और 2 कितना हो गया 8 ही। इसका मतलब कि आपने इसको बैलेंस करने के चक्कर में आपने इन दोनों को अनबैलेंस नहीं किया। अगला मुझे चेक करना है हाइड्रोजन को बैलेंस करना है कि हाइड्रोजन कितने कितने होने चाहिए। रिएक्टेंट के साथ हाइड्रोजन कितने हैं 8 1 जा 8, तो प्रोडक्ट के साइड में कितने हाइड्रोजन है, ये 2 और ये 4 है, 4 2 जा 8, यहाँ पे भी कितने हैं 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। तो अच्छा, तो अब यहाँ ध्यान दो, तो क्या सब कुछ बैलेंस, बिल्कुल सब कुछ बैलेंस है। यहाँ पे लेड 3 हाइड्रोजन कितने हैं 8 है, हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 8 है, तो देखो क्लोरीन कितने 3 दूना 6 और 6 दू कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने बैलेंस किया ही क्यों, मैंने पहले भी समझाया था आपको कि हम लोग इसलिए बैलेंस करते हैं कि हम लोगों को मास को ये दिखाना है कि मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, या फिर मास कभी भी क्रिएट नहीं होती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे है ना, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के साइड में है, उतने ही नंबर ऑफ एटम क्या है वो आपके प्रोडक्ट के साइड में है। और ये इस बात का सबूत है कि हाँ मास क्या हो रही है वो कंजर्व हो रही है, मास कभी भी डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बैलेंस करते हैं केमिकल के इक्वेशंस को। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अगले चैप्टर में जब चैप्टर नहीं यानी कि अगले टॉपिक पे जब हम लोग आएंगे तो मैं आपको इससे भी थोड़ा टफ यानी कि बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा कि हाँ इससे टफ यानी कि इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा है ना, तो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन मेथड से मैं सिखाऊंगा आपको इसके बाद है ना। तब तक के लिए आप लोग इसको बनाइएगा, जो क्वेश्चन होंगे आपके एनसीईआरटी बुक में उसको ट्राई कीजिएगा सॉर्ट आउट करने की। देखिए इसको जो मुझे बैलेंस करना है, ठीक है, अगले प्रोसेस से अगले मेथड से क्या करेंगे हम लोग, अगले किसी और मेथड से हम लोग इसको क्या करेंगे बैलेंस करेंगे है ना। चलो तो हम लोग इसको अलग तरीके से कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो सीखेंगे। देखो जब कभी हम लोग बैलेंस करते हैं तो कोई ना हमेशा कोई भी जो नंबर से हम लोग बैलेंस करते हैं उस नंबर को कहाँ पे लगाते हैं, तो हर एक मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड के आगे लगाते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे जो नंबर लगे हुए होंगे वो वेरिएबल के फॉर्म में क्या लगे हुए हैं, वो ए लगे होंगे। यहाँ पे जो नंबर लगेंगे कोई से भी क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को, वो नंबर होंगे मान लो कि वो वेरिएबल बी होंगे। यहाँ पे जो नंबर होंगे बैलेंस करने के लिए वो मान लो कि वो क्या होंगे, वो सी होंगे। यहाँ पे जो नंबर लगे हुए होंगे तो वो क्या लगे हुए होंगे बैलेंस करने के लिए, डी लगे हुए होंगे। हम लोग वेरिएबल के फॉर्म में मान लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात जो अब यहाँ देखते हैं कार्बन, देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या रिएक्टेंट के साइड कितनी सारी हो जाएगी, तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो ये नंबर और ये नंबर आपस में क्या होते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसका मतलब रिएक्टेंट के साथ जो कार्बन की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 × A हो जाएगी। इसका मतलब कि वो 2A हो जाएगा, 2 × A यानी कार्बन कितना है रिएक्टेंट के साइड 2A है। प्रोडक्ट के साथ कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पे कार्बन 1 है और 1 × C कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे C निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलो हाइड्रोजन जो होगा रिएक्टेंट के साइड कितने सारे होंगे 6, और ये वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 × A कितने हो गया, वो 6A हो गया। रिएक्टेंट के साइड कितने हो गए, वो 6A हो गया। प्रोडक्ट के साइड भी क्या होने चाहिए, बराबर ही ना होने चाहिए हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन कितने हैं 2 × D यानी कि वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 2D हो गया। बीच में मैं इक्वल टू क्यों लगा रहा हूं, मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि रिएक्टेंट के साथ जितने हाइड्रोजन होंगे प्रोडक्ट के साइड भी क्या होंगे, वो उतने ही होंगे। यानी कि रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं है ना, उतने ही क्या होते हैं वो नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के साइड जो होते हैं। इसलिए मैं बीच में क्या लगा रहा हूं, मैं इक्वल टू लगा रहा हूं। उसी प्रकार से ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड कितने सारे होंगे, कितने सारे हैं 2 × B कितना हो गया, वो 2B हो गया।
प्रोडक्ट से यानी कि आपके ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 इंटू सी कितना हो गया यहाँ पे 2C हो गया, बीच में क्या है प्लस है, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे D हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ, बिल्कुल है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब मुझे करना क्या है, अगले स्टेप में मुझे ये करना है ना, कि मुझे इन सारे इक्वेशंस में से मुझे ये देखना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है ना, जो कि कम से कम दो इक्वेशन में क्या कॉमन है। तो मैं देखता हूँ ए जो है वो यहाँ इस इक्वेशन में भी कॉमन है और यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और जो भी वेरिएबल आपके दो इक्वेशन में कॉमन हो, दो या दो से अधिक इक्वेशन में कॉमन हो, उसको आप क्या मान लीजिए, आप 1 कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए, है ना। तो क्या करना है मुझे, लेट a इज इक्वल टू कितना मानना है, मुझे 1 मानना है। तो जैसे हमने 1 माना a को, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे c। तो c कितना निकल के आ गया आपको, 2 निकल के आ गया। अब 2 को मेंशन कीजिए यहाँ पे कि c कितना निकल के आ गया, वो 2 आ गया। अच्छा, अब इस पे आइए आप, यहाँ पे a कितना माना था आपने, 1 माना था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना है, वो आपका 2d है। तो 6 बन जाए कितना हो गया, 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 2d हो गया। तो d कितना निकल के आ जाएगी आपकी 6 अपॉन में 2, ये कट गया, तो d कितना निकल के आ गया, वो 3 निकल के आ गई। अगला मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस, ऑक्सीजन के बारे में देखना है यहाँ पे। तो क्या b, अच्छा ठीक है, d कितना है 3, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए d इज इक्वल टू कितना आ गया, वो आपको 3 आ गया आपको। अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे कितना हो, b तो मुझे मालूम नहीं है, तो अब इसको ऐसे ही रखिए आप। यहाँ पे c तो आपको मालूम हो चुका है, ये कितना है 2 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 इंटू में ये कितना है, c कितना आपका 2 है, और d कितना निकाला है आपने 3 निकाला है। तो 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 बाई, ये 2 कहाँ चली आ जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। अब एक काम कीजिए कि अब क्या करना है आपको, कि इन सारे वैल्यूज को आपको इक्वेशन में क्या कर देना है, वो आपको पुट कर देना है। a कितना है 1 है, तो आप a को यहाँ से हटाओगे और यहाँ पे क्या लिखिएगा 1 लिखिएगा। वैसे 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा वो, है ना। b कितना आया है आपको, b आया 7/2, तो इसको आप यहाँ से हटाइएगा b को, और यहाँ पे कितना लिख दीजिएगा 7/2 लिख दीजिएगा। c कितना आया है आपको 2 आया है, तो आप यहाँ से c को हटाइएगा, है ना, और यहाँ पे कितना लिख दीजिएगा आप 2 लिख दीजिएगा। d कितना आया है, वो आपको d आया आपको वो 3 आया, तो आप यहाँ से d को हटाओगे, है ना, और यहाँ पे आप 3 लिख दोगे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे पास जो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इस साइड, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। इसका मतलब ये कि फ्रैक्शन के फॉर्म में देखने में थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता है, उसको हम चाहते हैं कि वो एक नंबर के फॉर्म में आ जाए वो, ठीक है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे इस 2 को यहाँ से हटाना है। अगर मैं इस 2 को हटाना चाहता हूँ, तो अगर मान लो कि मैं 7/2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 7/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाए, सिर्फ 7 नंबर आ जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। तो क्या सिर्फ और सिर्फ मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं, पूरे के पूरे इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए पूरे के पूरे इक्वेशन को आप क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 बन जा कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। और इसको आपने जब 2 से मल्टीप्लाई किया, 7/2 को आपने 2 से जब मल्टीप्लाई किया, तो कितना निकल के आ गया, वो आपको 7, है ना। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, वो आपको 7 निकल के आ जाएंगे। अच्छा, अब आपने इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, वो आपका 4 हो जाएगा। और जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या ये बैलेंस हो गई, बिल्कुल। देखो यहाँ पे कितने कार्बन है आपके पास, यहाँ पे 4 कार्बन है, इस साइड भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 6 दूना कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्या 12 हाइड्रोजन है, 6 दूना 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखिए कितने ऑक्सीजन है, 7 दूना कितना होता है, 14 होता है ना। तो यहाँ देखिए कितने ऑक्सीजन है आपके पास, 4 दूना कितना हो गया 8, 8 और 6 कम कितना हो गया 6, 8 6 कितना हो गया ऑक्सीजन 14 हो गया। 2 ऑक्सीजन, है ना, और 4 दूना कितना हो गया 8 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 8 6 14, 14 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है। ये बैलेंस हो गया, है ना। तो अगर आपको वो मेटल नॉन मेटल और वो प्रोसीजर से अगर नहीं बन रहा है, तो आप इस प्रोसीजर से भी क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं मैं, ठीक है। देखिए जब हमने फेरस सल्फाइड को ठीक है, जब हमने क्या किया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, है ना, तो ये हमारे पास क्या बन के आ गई, वो हमारे पास बनकर के आ गई फेरिक के ऑक्साइड बनकर के सामने में आ गया, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनकर के सामने में आ गया। इसको क्या करना है आपको, वो बैलेंस करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम यहाँ बैलेंस, सबसे पहले सेम प्रोसीजर, फेरम
इस साइड में कितने सारे हैं, तो आप क्या बोले सर 1 है। तो मान लो कि यहाँ पे इसको मैं जब बैलेंस करूंगा तो कोई ना कोई यहाँ पे नंबर लगेगा, वो मान लो मैं A मानता हूँ, यहाँ पे इसको मानता हूँ मैं B मानता हूँ, इसको मैं यहाँ पे C मानता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे क्या मानता हूँ मैं कि यहाँ पे जो नंबर लगेगा वो क्या होगा D होगा, जो कि वो इस इक्वेशन को क्या करेगा बैलेंस करेगा। फिर हम यहाँ पे कितने सारे होंगे 1 into A, तो कितना हो जाएगा A ही हो जाएगा। प्रोडक्ट सर्किल में फिर हम कितने हो जाएंगे 2 into C, 2C हो गया आपके पास। यहाँ पे दोनों मैंने बराबर क्यों लिखा, क्योंकि आपको मालूम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में क्या होना चाहिए, वो आपके नंबर ऑफ एटम बराबर होने चाहिए फिल्म के, या फिल्म के क्या सारे के सारे एलिमेंट के। अच्छा अगला हमारे पास सल्फर है। सल्फर इस साइड कितना है 2 into A, 2A हो जाएगा। इस साइड सल्फर कितना है हमारे पास 1 सल्फर यहाँ पे, और D into 1 कितना हो गया, वो आपका D ही हो गया। उससे ऑक्सीजन पे आ जाइए आप। यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2 into B, 2B हो गया आपके पास यहाँ पे। और इस साइड में कितने ऑक्सीजन है आपके 3 into C, कितना हो गया ये 3C हो गया। और यहाँ पे भी तो है ऑक्सीजन, तो 3C ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ गया। तो आप इस दुकान पे रिएक्टेंट के साथ और प्रोडक्ट साथ दोनों साथ ऑक्सीजन को आप जोड़ोगे ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 into D, दोनों ऑक्सीजन को आप लेना पड़ेगा ना आपको। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होंगे और यहाँ पे जो ऑक्सीजन होंगे दोनों को लेना पड़ेगा। तो ये दोनों जो ऑक्सीजन होंगे वो इसके ऑक्सीजन के बराबर होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2B = 3C प्लस ऑफ 2D के बराबर है। वो बात समझ में आ रही है आपको इतना सर। अच्छा मैंने फिर क्या कहा था आपसे कि इन सारे इक्वेशन में से आप ऐसे इक्वेशन को ऐसे वेरिएबल को आप 1 मान लीजिए जो कम से कम 2 इक्वेशन में क्या हो, 2 या 2 से अधिक इक्वेशन में क्या हो वो कॉमन हो। तो ए आपका यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी है, तो ए को ही आप क्या मान लोगे आप, तो ए को क्या मान लोगे आप 1 मान लीजिए। ए को जैसे आपने 1 माना तो सी कितना निकल के आ जाएगा आपका, तो सी जो निकल के आ जाएगी वो कितना निकल के आ जाएगी, वो 1/2 निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये 1 और 2 कहाँ आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। सी कितना 1/2 आ गया। ए कितना माना था आपने 1 माना था, तो 2 into 1 = कितना हो गया यहाँ पे D, तो D कितना निकल के आ गया आपको यहाँ पे, तो D निकल के आ गया आपको यहाँ पे 2। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए आप यहाँ पे कि D = निकल के आ गया 2 और C = कितना निकला हुआ था आपको 1/2 निकला हुआ था। अब वैल्यू वहां पे पुट कीजिए। अब यहाँ पे कितना है 2B है = C निकला हुआ है, यस बिल्कुल कितना है C आपका, C जो निकला हुआ है वो है आपका 1/2 है, प्लस क्या आपको D मालूम है, यस बिल्कुल D मालूम है। D कितना आपको 2 है, तो यहाँ पे 2 into में D कितना है 2 2 कितना हो गया वो 4। तो 2B = यहाँ पे कितना 3 1 कितना हो गया 3 अपॉन में कितना आ गया 2, प्लस में 2 2 कितना हो गया 4। दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 प्लस में 1 2 2, 4 दूना कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया। इक्वल टू में यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको 2B ही दिया हुआ है। तो 2B अगर दिया हुआ है यहाँ पे है ना, तो 2B = कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 3 कितना हो गया 11 में कितना आ गया वो 2 आ गया। अगर 11 में 2 आ गया तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे, तो B = कितना आ जाएगा, B = जो आ जाएगा वो 11/2, और ये 2 कहाँ चली जाएगी डिवाइड में चली जाएगी वो, तो डिवाइड/2 नीचे में कितना है 1, तो B कितना निकल के आ गया आपके पास 1/2 इंटू में 1 कहाँ जाएगी ऊपर और 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, कितना निकल गया 11 1 जा 11 अपॉन में कितना हो जाए 2 2 जा 4। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो B जो निकल करके आ रही है वो B कितना निकल के आ रही है आपको 11/4 निकल के आ रही है। अब इन सारे वैल्यूज को आपको यहाँ पे पुट कर देना है, तो A कितना है 1, तो आप यहाँ पे 1 को रख दो। D कितना है 2, D कितना आपका 2 है, D है कहाँ पे वहां पे, आप यहाँ पे D को रख दीजिए 2 रखो यहाँ पे। फिर कितना है C, C कितना निकला 1/2, C कहाँ पे है यहाँ पे, तो C को आप यहाँ पे रखो 1/2। फिर अगला क्या आपके पास B, B कितना निकला 11/4, तो आप यहाँ पे रखो 11/4 B को, B यहीं पे है ना। अच्छा लेकिन ये सारे के सारे क्या दिख रहे हैं आपको, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये भी आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है आपको है ना, ये भी आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है आपको, नहीं 11/4 होगा यहाँ पे 4 कर लीजिए इसको, ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है। लेकिन अगर मान लो कि मैं इस 11/4 को ठीक है मैं क्या कर दूं कि अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं और इसी फ्रैक्शन को भी मैं क्या कर दूं मैं 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएंगे, ये 11 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगी वो 2 बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि कोई भी नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में ना आए। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रहेगा और ये भी आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रहेगा। तो क्या मैं सिर्फ और सिर्फ इसको इन दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं, पूरे के पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 4 से। चलिए तो 4 से जब मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा
1 4 दा 4 हो जाएगा। ये जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 तो ये कट गया, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 11 बच गया ना। 4 और 4 कट गया, बचा क्या 11 बच गया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगी 11 बच जाएगी। अच्छा जब मैंने यहाँ पे इसको 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 2 1 जा कितना आ गया 2। इसका मतलब यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगी। अच्छा अब इस 2 को भी तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 2 सा कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8। अच्छा अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या ये हमारा बैलेंस हो गया, चेक करते हैं। 4 को कितना है फेरम है, यहाँ पे कितने फेरम है 2 दूना 4 फेरम है, ठीक है फेरम तो हमारा बैलेंस है। सल्फर यहाँ पे कितना है 4 दूना कितना है 8 सल्फर है। यहाँ पे कितने सल्फर, सॉरी सल्फर नहीं है हाँ ठीक है, यहाँ पे कितने हैं आपके, वो भी कितने हैं वो आपके 8 ही सल्फर है, 8 ही है वो सल्फर यहाँ पे। अगला मुझे यहाँ पे चेक करना है यहाँ पे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने 11 दूना कितना होता है 22 होता है। यहाँ पे भी 22 ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 3 दूना कितना हो गया 6 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे कितना 8 दूना 16, 16 और 6 मिलके कितना बन जाता है 22 बन जाता है। इसका मतलब 22 ऑक्सीजन आपके प्रोडक्ट के साइड में भी है और 22 ऑक्सीजन आपके 22 जो ऑक्सीजन है वो आपके रिएक्टेंट के साइड भी है। तो ये हमारा क्या हो गया वो बैलेंस हो गया। ये जो इक्वेशन है वो हमारे क्या हो गए वो बैलेंस हो गए। चलिए तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। 2 तरीका मैंने आपको समझाया बैलेंस करने का, ठीक है। दोनों तरीकों को आप अच्छे तरीके से सीखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा हर एक क्वेश्चंस को समझना, उसको बनाना। एग्जामिनेशन में आप इजी सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक्स में बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखिए मैं जो वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, उसकी लेंथ थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारी टॉपिक को मैं समझा सकूं, ठीक है। अभी रात के लगभग 1 बज रहे हैं, ठीक है, और मैं रात के 1 बजे में बना रहा हूं ताकि क्या हो जाए नॉइज क्रिएट ना हो, है ना। चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जा रहा हूं थोड़ा सा। चलिए मैं